हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजे अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस पर हम लोगों ने काफ़ी अच्छी खासी बातें कर ली हैं। फ्यूल के प्रिंसिपल को हम कंप्लीट करने वाले। आज का लास्ट लेक्चर होगा, आज हमारे सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमने क्या क्या कवर किया और क्या क्या पढ़ना है हमें। ताई देखते हैं, चलो। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है, तो हम लोगों ने जो जो पढ़ा है हमने फ्यूल के बारे में बता दिया। फ्यूल कौन थे, फ्यूल की सारी हिस्ट्री आपको अच्छे से बता दी थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये बताया कि फ्यूल कौन है, फ्यूल के प्रिंसिपल बने तो क्यों बने, उसका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंपनी में क्या रेगुलर में यूज है भी कि नहीं है, क्या उसके बिना कंपनी सर्वाइवल करेगी या नहीं करेगी, उसका जो फंक्शन है, जो उसका प्रिंसिपल है, क्या वाकई में एक फर्म को ग्रोथ करने में हेल्प करती है भी है या नहीं है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फिर मैं बताया था कि फ्यूल के पूरे 14 प्रिंसिपल थे। 14 प्रिंसिपल पे हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेंज, ऑर्डर, ये सारा कंप्लीट हो गया था। आज जो हम कंप्लीट करने वाले वो 4 पॉइंट, इक्विटी है, इनिशिएटिव है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है और लास्ट होगा स्प्लिट डे कॉस्ट। ठीक है, ये सारी बातें आज हम कंप्लीट करके खत्म करेंगे। फिर हम आगे आएंगे एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स जो होते हैं उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो हमने सारा कुछ बात कर लिया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है? कंपनी के अंदर अगर कोई वर्कर काम कर रहे हो, एग्जाम देख लो आप, देखो इसको ध्यान से आप समझोगे खुद एग्जांपल के थ्रू। देखो आप इस चीज को, ये मेन है और ये वुमेन है, दोनों को बैलेंस करके रखा है, दोनों को बैलेंस करके रखा है। इसका मतलब ये जो इमेज शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि आपको मेन और वुमेन में कोई पार्शियलिटी नहीं करनी। ठीक है, लेकिन इसको मैं और बेस्ट एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आप देखिए यहाँ पे, इक्विटी का मतलब क्या होता है आप समझोगे। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल राइट। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल राइट। अब इक्वल राइट का मतलब क्या सेंस है यहाँ पे, आप समझना है इस चीज को। इक्वल राइट का मतलब क्या होता है कि कंपनी के अंदर अगर इंप्लॉय हैं, कंपनी के अंदर मान लो अगर इंप्लॉय हैं और इंप्लॉय 2 हो जाए, एक ए हो जाए और एक क्या हो जाए, बी, तो ऐसा नहीं है कि ये जो बंदा काम कर रहा है कंपनी के अंदर वो 4 घंटे काम करता है, उसे उतनी ही सैलरी मिलती है, और ये बंदा जो है ये भी काम करता है, ये 10 घंटे काम करता है, उसे उतनी ही सैलरी मिलती है। तो आप बोलोगे अगर दोनों की सैलरी सेम है तो आप खुद समझना है यहाँ पे, ये तो केवल 4 घंटे काम कर रहा है और ये तो 10 घंटे काम कर रहा है, तो दोनों में इक्वल कहाँ दिखा? इक्वलिटी तो कहीं दिखी ही नहीं। इक्वलिटी अगर नहीं दिखेगी तो ए और बी में क्या होगा? ए तो ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहा है, बी तो ईमानदारी से पूरा काम कर रहा था, तो बी क्या हो जाएगा ना, वो डीमोटिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो डीमोटिवेट हो जाएगा। ऐसे ही कंपनी के अंदर बहुत से काम होते हैं, ऐसे बहुत से कंपनी के अंदर रूल होते हैं, रूल रेगुलेशन कंपनी के खुद के कई होते हैं। ठीक है, ऐसे पॉलिसी कंपनी खुद के लिए बनाती है, खुद के लिए भी बनाती है, प्लस अपने पूरे जितने भी मिडिल लेवल में लोग होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए और लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए जो कंपनी बनाती है, कहने का मतलब यहाँ ये है कि सबके लिए रूल रेगुलेशन और पॉलिसी सबके लिए इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबके लिए इक्वल होना चाहिए। अगर सबके लिए सब कुछ इक्वल है तो आप यहाँ आराम से ये चीज बोल सकते हैं कि कंपनी में जो भी काम कर रहे होंगे अगर उनको अपना इक्वल राइट मिले, इक्वल राइट करने का मतलब आप समझ रहे हो ना, कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉय हों, तो भाई ऐसा थोड़ी नहीं कि एम्प्लॉय अगर ए है, एम्प्लॉय बी है, एम्प्लॉय सी है तो सबके साथ आप पार्शियलिटी करो, ऐसा तो नहीं है। सबके साथ आपको इक्वल व्यवहार करना चाहिए। समझ रहे ना आप? इक्वल मतलब जानते ना, इक्वल राइट सबको मिलना चाहिए। अगर ए कह रहा है कि जितना रिस्पेक्ट मेरा है कंपनी के अंदर उतना ही रिस्पेक्ट अगर बी को भी मिले, उतना ही रिस्पेक्ट अगर सी को मिले, तो आप कहेंगे कि ये यहाँ पे इक्वलिज्म दिख रहा है, यहाँ पे इक्वलिटी दिख रही है। क्या दिख रही है यहाँ पे? इक्वलिटी। अगर कंपनी के अंदर कोई 2 वर्कर है, फिर एक एग्जांपल लेता हूं, कंपनी के अंदर मान लो कोई 2 वर्कर हैं, एक कंपनी को हमेशा इनिशिएटिव आइडियाज देता है, इनिशिएटिव आइडियाज देता है, और ये भी कंपनी को अपना इनिशिएटिव आइडियाज देने की कोशिश करता है। तो आप मेरे को बताओ, इसकी बात मैं सुनता हूं, इसकी बात मैं नहीं सुनता, इसका मतलब ये है कि एक बात बताइए, दोनों ही मिलकर तो कंपनी का वेलफेयर चाहते हैं, दोनों ही कंपनी का मिलकर तो वेलफेयर चाहते हैं। केवल अगर आपने ए की ही बात सुनी और बी की बात को आप इग्नोर करके चल रहे हो तो इसको ये लगेगा कि कंपनी में मेरी खुद की कोई वैल्यू है नहीं और इस कंपनी को मैं चाहता हूं कि कंपनी का ग्रोथ हो। अगर आप पार्शियलिटी करोगे, ए एम्प्लॉय को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोगे, बी को कम दोगे,
तो कहीं ना कहीं यहाँ इक्वलिटी तो नहीं दिखा। लेकिन फ्यूल कहता है अगर आप चाहते हो, फ्यूल कहता है कि अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कि कंपनी का ग्रोथ हो, क्या हो, ग्रोथ हो, तो आपको सबके साथ इक्वलिटी वाला व्यवहार करना चाहिए, सबको इक्विटी। इसीलिए इसको नाम दिया जाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। क्या दिया जाता है इसको हम? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पे बात केवल एम्प्लॉय से नहीं है, यहाँ पर बात केवल एम्प्लॉय से नहीं है, यहाँ पर आपको मैनेजर के साथ भी इक्वली वाला व्यवहार करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग है। एक्चुअली होता है, परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर क्या होता है, अलग होता है। तो क्या चाहते हो कि जो मैं बिहेव इसके साथ करूं उसके साथ ना करूं? अगर इसको जो राइट दिया गया है अपने एरिया के लिए, तो इसको भी तो राइट देना चाहिए अपने एरिया के लिए, है ना। दोनों के काम अलग हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट तो दोनों हमारे लिए है ना, कंपनी के बेनिफिट के लिए। इसलिए कंपनी के अंदर एम्प्लॉय के साथ साथ मैनेजर के साथ भी, और कंपनी में जितने भी वर्कर साथ मिलकर काम करते हैं, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए। जैसे सोचो कि एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए आपने कुछ स्टार्ट किया, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए आपने कुछ स्टार्ट किया, हो सकता है उनको आप होम अलाउंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है हॉस्टल, उनके बच्चों के लिए हॉस्टल आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप, ये तीनों बेसिक नीड है, एक फैमिली मेंबर को चाहिए। तो आपने कंपनी का ओनर होते हुए आपने अपने एम्प्लॉय के बारे में सोचा, तो आप बताओ ये तो सारे एम्प्लॉय के लिए होना चाहिए था, ये सारे एम्प्लॉय के लिए होना चाहिए था। ऐसा थोड़ी नहीं कि 4 एम्प्लॉय हैं, ए है, बी है, सी है तो डी है, आपने बोला डी को कोई सुविधा नहीं देंगे। अगर नहीं दोगे तो ये तो 3 एक हो गए और डी अलग हो गया, तो यहाँ पर इक्वलिटी नहीं दिखी, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं दिखी। तो कहा जाता है कि कंपनी के जितने भी फैसिलिटी हैं, सारे एम्प्लॉय को बराबर यूज करने का अधिकार है। कंपनी के अंदर जितने भी पॉलिसी रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, कंपनी में काम कर रहे हर वर्कर को, हर मैनेजर को समान रूप से मानना होगा। अगर नहीं मानेंगे तो इक्वलिटी नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत काम हो जाने पर किसी को पनिशमेंट मिलती है दूसरे को नहीं मिलेगी, तो ये पार्शियलिटी, वहां पे इक्वलिटी नहीं दिखती है। फिलहाल आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी के अंदर जो वर्कर काम करते हैं उनको फेयर वेजेस मिलना चाहिए, जो जितना काम करेगा उसको उतना ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना काम के ही पैसा आप दे, तो इक्वलिटी आप नहीं दिखा रहे, इससे कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा। अगर कंपनी का ग्रोथ नहीं हुआ तो एक दिमाग लगाओ, कंपनी का ग्रोथ नहीं हुआ तो पर्सनल ग्रोथ कैसे होगा? पर्सनल ग्रोथ होने कोई चांस ही नहीं है। पर्सनल ग्रोथ नहीं होगा तो आप बताओ वर्कर जो है हमारा इफेक्टिव और एफिशिएंट काम नहीं करेगा, ना तो इफेक्टिव काम करेगा और ना ही एफिशिएंट काम करेगा। और एफिशिएंट फिर करेगा ही नहीं तो कंपनी का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, तो कंपनी जो है वो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न नहीं कर पाएगी, जिससे इनका सर्वाइवल जो मोड है, जो इनका सर्वाइवल मोड है वो क्या होने लग जाएगा? डाउन होने लग जाएगा, जिससे सबकी ग्रोथ रुक जाएगी। फिर आने वाले समय में फर्म क्या हो जाएगी? बंद। तो ना तो फर्म का भलाई हुआ ना तो आपका हुआ। अच्छी बात यह है कि आप सबके साथ अगर इक्वलिटी वाला व्यवहार करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अगर आप फॉलो करेंगे हर किसी के साथ, तो हर एक मेंबर क्या होगा? वो सेटिस्फाई हुआ। क्या होगा? सेटिस्फाइड होगा। अरे सेटिस्फाइड होगा तभी तो मोटिवेट होगा, और जैसे ही मोटिवेट होगा वो अपना पूरा 100% अपने वर्क पर देगा, और जैसे अपने वर्क पर देगा तो वो इफेक्टिव भी कहलाएगा और इफिशिएंट भी कहलाएगा, इफेक्टिव भी कहलाएगा और एफिशिएंट भी कहलाएगा, और कंपनी को कम से कम समय में कंपनी को ग्रोथ भी दिलाने की कोशिश करेगा। क्यों? उसे पता है कि मेरा खुद का भी यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है, मेरा अपना पर्सनल भी ग्रोथ होगा। ठीक है, तो इक्वलिटी करने से, इक्विटी करने से, इक्वल राइट मिलने पर, सबको समान अधिकार मिलने से कंपनी का ग्रोथ होता है, साथ में उनका भी ग्रोथ होता है जो साथ में लगे रहते हैं। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। अगला प्रिंसिपल क्या है हमारा? इनिशिएटिव। अब ये इनिशिएटिव क्या है? इनिशिएटिव एक तरीके का आइडिया है। क्या एक तरीके का? इनिशिएटिव एक तरीके का आइडिया है, इसको हम आइडिया का नाम दे सकते हैं। ठीक है, चलो इसको आइडिया बोल सकते हैं। आइडिया क्या होता है? ठीक है, चलो आइडिया मतलब सोचो आप, 3 तरीके का लेवल होता है हमारे पास, 3 लेवल होते हैं, देखिएगा आप ध्यान से।
एक होता है हमारे पास टॉप लेवल, एक होता है हमारे पास मिडिल लेवल, और एक होता है हमारे पास लोअर लेवल। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास 3 लेवल होते हैं। और आपको पता है कि कंपनी को स्टार्ट जो करता है वो कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजर। ठीक है, कंपनी में जो बजट लगाता है वो भी कौन लगाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। कंपनी में जो प्लान बनाते हैं वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट। कंपनी में जो पॉलिसीज बनाते हैं वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना होता है तो कौन लेता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। सारी पावर और अथॉरिटी किनके पास होती है? तो आप बोलेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। ये सारी ड्यूटी किनकी है? टॉप लेवल मैनेजमेंट की। लेकिन जैसे ही टॉप लेवल मैनेजमेंट इतनी सारी बातें कर दी तो इन्होंने किससे कहा? फिर मिडिल लेवल को बुलाया। मिडिल लेवल में कौन कौन होता है आपको पता है? मैनेजर, जो सारे काम कराने की इनको पास राइट होती है। तो ये अपना पावर क्या करेंगे? सुनते जाइएगा, ये अपना पावर कुछ क्या करेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किनको कर देंगे? तो आप बोलेंगे मिडिल लेवल को। क्यों कर देंगे? ताकि जो ये सोचे हैं इसको ये एग्जीक्यूट कर पाए। क्या कर पाए? इसको एग्जीक्यूट कर पाए। अच्छा, एग्जीक्यूट क्या होता है? मतलब जो काम इन्होंने सोचा वो करा सके। तो किससे कराएंगे? तो आप बोलेंगे इनसे कराएंगे, लोअर मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट कौन आते हैं? आपका सबऑर्डिनेट्स आते हैं। सबऑर्डिनेट्स का मतलब ये होता है किसी एक मेन आदमी के नीचे जो काम करना है उसको सबऑर्डिनेट्स बोलते हैं। लाइक एम्प्लॉय होंगे, इनसे मदद करके काम कराएंगे। तो इनको काम करने का इनके पास बस 2 तरीका होगा। ये काम कैसे करेंगे? ये काम करेंगे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इनको काम करना होता है। ठीक है, इफेक्टिव और एफिशिएंट काम करेंगे तभी तो कंपनी का ग्रोथ होगा। कहने का मतलब जब तक ये तीनों लेवल आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे कंपनी का ग्रोथ नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे आइडिया कैसे आया? आप एक चीज बताना, आप यहां पे ये चीज तो सोच चुके हैं यहाँ पे कि भैया टॉप लेवल का इतना काम होता है, मिडिल मैन का इतना काम होता है और लोअर का इतना काम होता है। लेकिन आइडिया कहां से आया? आइडिया कहां से आया? तो आप बोलोगे स्टार्टअप इन्होंने कर दिया, इन्होंने काम को हैंडओवर भी कर दिया, मैनेजर से कहा तुम्हें काम कराना, ये काम कराना चालू भी कर दिए। तो एक बात बताइए, क्या मैनेजर को कभी मन में नहीं आ सकता कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ये चीज किया है इसके बदले ये चीज करना चाहिए? या क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने सोचा है, उस पर करना किसको है? मैनेजर को। तो मैनेजर अपनी बात तो रख सकता है, उसे लगेगा कि यार ये चीज ना करके अगर ये करेंगे तो कंपनी का ज्यादा अच्छे से ग्रोथ होगा। तो वो अपनी आइडियोलॉजी कंपनी को देना चाहेगा और कंपनी को इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसका मैनेजर अगर कोई चीज बता रहा है तो क्या वो कंपनी के वेलफेयर के लिए है। अगर वो है तो कंपनी को उस चीज को मानना चाहिए। इसी को बोलते हैं आइडिया। इसी प्रकार अगर मैनेजर अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट को कोई काम देता है करने को, और लोअर लेवल मैनेजमेंट जो सुपरवाइजर होते हैं, जो मेन कंट्रोलर होते हैं, उनको ये लग जाए कि ये काम ऐसा ना करके ऐसा कराना चाहिए, तो अपनी आइडियोलॉजी अपने मिडिल लेवल को दे सकते हैं। और मिडिल लेवल वाला अपना आइडियोलॉजी किसको दे सकता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। क्यों? ये सभी चीजें तभी संभव है जब आपस में क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट करेंगे। क्या करेंगे? आपस में कोऑर्डिनेट। अगर इनके पास कोई इनिशिएटिव आइडियाज है कंपनी के वेलफेयर को लेकर, कंपनी के ग्रोथ को लेकर, कंपनी के डेवलपमेंट को लेकर, तो वो आराम से इस पर क्या कर सकते हैं? अपने सुपीरियर को बता देंगे, फिर ये सुपीरियर इनको बता देंगे। ऐसे करके कंपनी में एक बेस्ट आइडिया आएगा जिससे कंपनी का क्या होगा? एक ग्रोथ होगा। कंपनी का क्या होगा? एक ग्रोथ होगा। तो इनिशिएटिव का मतलब यहाँ पे यही था कि जो बेस्ट से बेस्ट आइडिया है वो कंपनी को मिलना चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल से मिले, चाहे वो मिडिल लेवल से मिले, चाहे वो लोअर लेवल से मिले। क्योंकि आइडिया जरूरी नहीं है कि केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले सोचे। हो सकता है लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास भी कुछ इनिशिएटिव आइडियाज हो, वो कंपनी का वेलफेयर करना चाहते हैं। ये कंपनी का वेलफेयर इसलिए करना चाहते हैं कि कंपनी के वेलफेयर में ही लोअर लेवल मैनेजमेंट के भी लोगों का क्या है? वेलफेयर छिपा हुआ। कंपनी जितना ज्यादा ग्रोथ करेगी उतना ज्यादा इनको क्या होगा? इनका खुद का भी क्या होगा? ग्रोथ होगा। ठीक है, चलो तो आपके समझ में आ गया इनिशिएटिव क्या होता है। तो इनिशिएटिव आपको सबसे लेना चाहिए। किससे लेना चाहिए? सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट से आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर ये बंदा अपना आइडिया दे रहा है तो कंपनी के वेलफेयर के लिए दे रहा है। ऐसा क्यों दे रहा है? क्योंकि भाई ग्राउंड लेवल में जो काम करते हैं ना, लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं। अगर इनको पता है कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, तो फेस ये कर रहे हैं। आप तो केवल एडवाइस कर रहे हो, काम हो जाना चाहिए, ऑर्डर दे रहे हो, काम हो जाना चाहिए। अब जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहेगा उसकी बातों को ध्यान रखना होगा। उनकी बातों को ध्यान देकर हम चलेंगे और उनके कुछ आइडिया को कहाँ पे कमी या उनके आइडिया को लेकर चलेंगे तो कंपनी कभी भी डी ग्रोथ नहीं होगी, हमेशा उसका ग्रोथ ही होता रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या होता है? अगर मान लो आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हो और कंपनी का जो मैनेजर था उन्होंने आपको अपॉइंट किया और कहा कि आप इस कंपनी में
केवल आज ही रह सकते हो, कल से आप नहीं रहोगे। तो फिर आप बोलोगे यार मैं क्यों करूं वहां पे काम, मुझे एक दिन बाद तो भगा दोगे। तो मैं अपना आइडिया आपको क्यों दूं, मैं अपना आपका वर्किंग कंडीशन क्यों बताऊं, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। मतलब टेन्योर का मतलब ये होता है कि अगर आपको ये पता चल जाएगा आप कंपनी में कितने दिन के लिए हैं, तो उसी हिसाब से कंपनी के फेवर में काम करते हैं। अगर किसी कंपनी के मैनेजर ने आपको 10 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया है, तो आपको पता है कि मैं 10 साल तक इस कंपनी में रहूंगा, मुझे कोई निकाल नहीं सकता है, तो आप अपने कंपनी को अपने तरफ से इनिशिएटिव आइडियाज दे सकते हो, इफेक्टिव एफिशिएंट वर्क करोगे ताकि कंपनी का ग्रोथ हो। कंपनी का क्या हो, ग्रोथ हो। और 10 साल तक जो मेरा एग्रीमेंट बना है उस कंपनी को मैं वेलफेयर की ओर ले जाऊं, ताकि 10 साल तक मेरा भी अपना खुद का क्या हो, वेलफेयर हो। अगर किसी कंपनी को ये लग जाए या किसी इंप्लॉय को ये लग जाए, किसी कंपनी को ये लगा, किसी इंप्लॉय को अगर ये लग जाए कि उनका जो टेन्योर है, टेन्योर मतलब होता है कार्यकाल, कार्यकाल मतलब केवल कुछ समय के लिए आए, और किसी एक को ये पता चल जाए इंप्लॉय को कि जो मेरा टेन्योर है वो मोर देन 10 ईयर का है, मोर देन क्या है, 10 ईयर का है, तो वो इस कंपनी में 10 साल के लिए सेट हो चुका है, तो वो उस कंपनी को अपना सारा इनिशिएटिव बताएगा। ठीक है, वहां पे काम जो है वो इफेक्टिव करेगा और इफिशिएंट भी करेगा, इफेक्टिव और इफिशिएंट भी करेगा। ठीक है, उसके बाद कंपनी का क्या चाहेगा, ग्रोथ भी चाहेगा, क्योंकि कंपनी के ग्रोथ में उसका खुद का पर्सनल ग्रोथ भी टिका हुआ है, पर्सनल ग्रोथ भी टिका हुआ है। लेकिन किसी को पता चल जाए कि मैं केवल एक दिन के लिए आया हूं, सब्स्टिट्यूट इंप्लॉय हूं, कोई एक नहीं आया है तो मुझे उसके दर पे बुलाया गया है, केवल एक दिन के लिए है, आप बताओ, आपका पहली बात तो यहां मनी नहीं लगेगा, आपके यहां पे मनी नहीं लगने वाला है, मनी नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो आप बताओ क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एक दिन के लिए आपको बुलाया गया, आप थोड़ा ना जान लगा कोई चीज कंपनी के लिए करने वाले हो ना, तो आप यहाँ पे इफेक्टिव काम करोगे और ना ही आप यहाँ पे इफिशिएंट काम करोगे, ना तो इफेक्टिव काम करोगे ना ही क्या करोगे, इफिशिएंट काम करोगे। आप चाहोगे नहीं कंपनी का ग्रोथ हो। तो मतलब किसी इंप्लॉय के टेन्योर पे भी डिपेंड करता है कंपनी का ग्रोथ। कोई कंपनी अगर किसी इंप्लॉय को मोर देन 10 ईयर, मोर देन 5 ईयर एग्रीमेंट करके लाए, अपने पास रखेगा, आप इतने साल तक काम करेंगे, तो कंपनी को लगेगा यार 5 साल तक तो नहीं भगाएगा, 5 साल तक क्यों ना, इसके लिए हम कुछ अच्छा करते, हो सकता है कि हमारे और चांसेस बने, हमारा प्रमोशन हो जाए, हम कंपनी में सेटल हो जाए। अब 1-2 दिन के लिए बुलाएगा तो आपने कितनी इफेक्टिवनेस आप यहाँ पे दिखा सकते, नहीं दिखा पाएंगे। तो कंपनी का जो ग्रोथ डिपेंड करता है वो इंप्लॉय के टेन्योर पे भी करता है। रीजन क्यों, एक इंप्लॉय को 10 साल तक रख ली तो बार बार ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, बार बार उसके ऊपर खर्चे करने की जरूरत नहीं है। एक ही इंप्लॉय 10 साल तक लगा रहेगा तो इस बात प्रोफेशनल हो जाएगा अपने एरिया में, उस काम को और अच्छा करेगा, इफेक्टिव एफिशिएंट करेगा, कंपनी का ग्रोथ होगा। तो कोई इंप्लॉय अगर किसी कंपनी में 10 साल है तो वेल एक्सपीरियंस, वेल क्वालिफाइड, वेल स्किल्ड हो जाता है और वो अच्छा से काम करता है, कंपनी ग्रोथ होता है। हर साल नए इंप्लॉय लाओगे तो आप उसको सिखाते ही रह जाओगे, आप उसको सिखाते ही रह जाओगे, आप कंपनी ग्रोथ कभी नहीं कर पाएगी। ठीक है, बहुत पीछे एक्सपेंडिचर लगेंगे, बहुत खर्च लगेंगे, बहुत कुछ लगेगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट स्पिरिट ए कॉर्प्स। स्पिरिट ए कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ। तो पहले आप समझिएगा, ठीक है, चलो यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ। अच्छा, यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ क्या होता है आप समझिएगा यहाँ पे, एकता में बल, मतलब जब सारे लोग मिलकर एक साथ काम करें तो उस कंपनी को कभी कोई पीछे नहीं कर सकता। कहने का मतलब मेरा यहां पे ये है, कहने का मेरा मतलब यहां पे है कि अगर किसी भी कंपनी के सारे लेवल, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, अगर ये तीनों मिलकर आपस में अगर कोऑर्डिनेट बनाकर चलते हैं और एक दूसरे की हमेशा हेल्पिंग नेचर है, एक दूसरे की हमेशा डिपार्टमेंट की मदद करते हैं, तो कंपनी का ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी बात, इन तीनों का डायरेक्शन या इन तीनों लेवल का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं इनका कुछ और प्लान है, इनका कुछ और प्लान है, इनका कुछ और प्लान है। अगर तीनों लेवल आपस में मिलकर चलेंगे, तीनों लेवल मिलकर चलने का मतलब ये है कि टॉप लेवल में बैठे ओनर हो, चाहे इन्वेस्टर्स हो, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठने वाले कितने भी मेंबर क्यों ना हो, चाहे मिडिल लेवल के आपके मैनेजर ही क्यों ना हो, चाहे लोअर लेवल के चाहे आप एम्प्लॉय ही क्यों ना हो, अगर ये आपस में मिलकर कंपनी के वेलफेयर के लिए सोचते हैं तो 100% है कि कंपनी कभी भी
लॉस में नहीं जाएगी, हमेशा कंपनी का क्या होगा, ग्रोथ होगा, वहाँ पर रहने वाले एम्प्लॉय का भी ग्रोथ होगा। रीज़न क्यों? क्योंकि ये सब आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, एक साथ मिलकर चलने की कोशिश करते हैं। और फ्यूल यही कहना चाहते हैं कि किसी भी कंपनी के सारे लोग मिलकर अगर साथ चलते हैं तो वो कंपनी कभी लॉस में नहीं जाएगी, उस कंपनी में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आती भी है तो इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है कि आपस में मिलकर उस कंपनी के सारे प्रॉब्लम को क्या कर लेंगे, वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बात यही खत्म करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि स्प्लिट द कॉर्प्स का मतलब होता है एक साथ मिलकर चलना। ठीक है, तो सारी बातें हम लोगों ने आज खत्म की है। फ्यूल के जितने प्रिंसिपल होते हैं 14 प्रिंसिपल, सारे प्रिंसिपल आज से खत्म हो गए हैं। कल जो हम लोग पढ़ने वाले वो हमारा रहेगा FW टेलर का। तो ये सारी बातें हम लोग ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आएगा। ऐसे लगे रहें, मुस्कुराते रहें और सहयोग करते रहें। चलिए टाटा बाय बाय।